हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यार एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आज हम स्टूडेंट्स पढ़ने लगे हैं जी पेरोक्सीसोम्स के बारे में। तो पेरोक्सीसोम्स को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ रिकॉल करना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर मैंने एक चीज़ बार बार डिस्कस की है। वो चीज़ क्या थी स्टूडेंट्स? वो ये चीज़ थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मैंने कहा था स्टूडेंट्स के कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स बनती हैं, ठीक है। यानी इस तरह से आप कह लें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कुछ मटेरियल्स बनते हैं और वो मटेरियल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनने के बाद उनको हम दो तरह से डील कर सकते हैं। एक एक तरीका ये है कि उनको डायरेक्टली सेल जो है वो इस्तेमाल कर ले, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि उनके अंदर कोई ना कोई तब्दीली हम लाएं, ठीक है, कोई ना कोई इसके अंदर चेंज लाएं। और वो चेंज कैसे आएगा स्टूडेंट्स? उसको भेजना पड़ेगा जी गोल्जी अपरेटस के पास, ठीक है। गोल्जी अपरेटस उसके अंदर कोई ना कोई चेंज लाएगा और फिर सेल उसको इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है पेरोक्सीसोम्स, डेफिनेटली ये सेल की एक ऑर्गेनेली है, ठीक है। तो ये सेल की स्टूडेंट्स वो वाली ऑर्गेनेली है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही अलग होती है, ठीक है। या आप इस तरह से कह लें कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही इसके जो मटेरियल्स हैं वो बनते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही ये बनती है ये ऑर्गेनेली पेरोक्सीसोम्स, ठीक है। सो कम टू द आवर करंट टॉपिक दैट इज पेरोक्सीसोम्स। तो इसकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कवरी की थी स्टूडेंट्स वो की थी जी डी ड्यूब और उनके जो साथी हैं को वर्कर्स, उन्होंने 1965 के अंदर लिवर सेल्स के अंदर, ठीक है। उन्होंने साइंटिस्ट ने देखा लिवर के सेल्स के अंदर जो है कुछ मटेरियल्स हैं, ठीक है, ऐसे मादे हैं जिनको उन्होंने पेरोक्सीसोम्स का नाम दे दिया, ठीक है। तो लिवर सेल्स को स्टूडेंट्स हम जो है वो कहते होते हैं जी हेपेटोसाइट्स, ठीक है। लिवर सेल्स को हम हेपेटोसाइट्स का नाम देते हैं। आप इस तरह से कह सकते हैं कि सबसे पहले जो पेरोक्सीसोम्स की जो डिस्कवरी है वो किन सेल्स के अंदर हुई? वो हेपेटोसाइट्स के अंदर हुई। दूसरी स्टूडेंट्स वो है दी पिंच ऑफ फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो पेरोक्सीसोम्स है ये वो वाली ऑर्गेनेली है सेल की जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही अलग होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी देख लेते हैं स्टूडेंट्स कंपोजिशन। कंपोजिशन इसकी क्या है? कंपोजिशन मींस के कौन कौन से केमिकल्स से ये बनी है। सो वो केमिकल्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? वो है दी ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, ठीक है। मतलब पेरोक्सीसोम्स के अंदर असल में एंजाइम्स ही होते हैं। ये ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर जो ज्यादातर चीज इसको बनाती है वो एंजाइम्स ही होते हैं। और खास तौर पर कौन सी एंजाइम्स? ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। अब ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स को हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एज कैटालिस्ट काम करते हैं। एंजाइम्स के बारे में स्टूडेंट्स आप जानते ही हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। बायोलॉजी के अंदर या बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर एंजाइम्स क्या करते हैं? किसी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, किसी रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाते हैं। सो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स क्या हुए? जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाएंगे, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? अब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस स्टूडेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे सेल के अंदर होने वाले जो ज्यादातर रिएक्शंस हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ही होते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन वाला, सेलुलर रेस्पिरेशन के जो रिएक्शंस हैं वो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस है या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन यानी जो जहरीले मादे हैं उनके जहर को कम करना, ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसके अलावा बहुत सी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं। यानी हमारे सेल के अंदर जो ज्यादातर रिएक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ही होते हैं। अब सिंपली इस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि वो वाले रिएक्शंस जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या हो? ट्रांसफर हो एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे स्टूडेंट्स हम केमिस्ट्री में जो है जनरली पढ़ते हैं कि जो रिमूवल होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी तरह से बायोलॉजी के अंदर भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, उसको हम रिमूवल नहीं बोल सकते। अब सिंपल इस तरह से याद रखें कि इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है और उसकी मिसालें मैंने आपको बता दी हैं। सो कौन कौन से ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जा सकते हैं? पेरोक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ठीक है। अब इनके जो फंक्शंस हैं वो अलग-अलग से हैं, वो यहाँ पर हम डिटेल से तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारी बुक के अंदर जो डिस्कस किए गए एंजाइम्स हैं स्टूडेंट्स ये वो वाले एंजाइम्स हैं। इसके अलावा भी ऑक्सीडेटिव
ये एंजाइम जो है वो हो सकते हैं, जैसे डी अमाइनो ऑक्सीडेज हो सकता है, ठीक है, यूरेट है वो हो सकता है। लेकिन आपने जस्ट ये वाले एंजाइम याद रखने हैं जो कि हमारी बुक के अंदर डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है पेरोक्सिसोम्स ऑर्गेनेली का। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है, यानी ये वो वाली ऑर्गेनेली है सेल की जिसके इर्द गिर्द एक ही मेम्ब्रेन है, एक ही पर्दा है, ठीक है। अब इसका जो डायामीटर है वो क्या होगा, 0.5 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स के डायामीटर किस चीज का होता है, जो कि सर्कल फॉर्म में होती है, ठीक है, या स्फेरिकल फॉर्म में होती है, डायामीटर उसी चीज का होता है। तो डेफिनेटली ये जो पेरोक्सिसोम्स है ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसका डायामीटर लिखा है। डायामीटर कितना होता है इसका, 0.5 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है। अब ये एनिमल सेल्स के अंदर भी पाई जाती है और प्लांट के सेल्स हैं उनमें भी ये ऑर्गेनेली पाई जाती है। अब इसका जो है हम डायग्रामेटिकली इसका स्ट्रक्चर अब देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये जो ब्लू कलर से आपको सबसे बाहर मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ब्लू कलर से जो नजर आ रही है आपको स्ट्रक्चर, ये है जी लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड बाइलेयर। अब ये यहां से आपने जो एक चीज जहन में रखनी है, लिपिड बाइलेयर ये वही मेम्ब्रेन है, यानी ये इस जो मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होगा ये वही होगा जो कि एक सेल के बाहर मेम्ब्रेन होती है उसका स्ट्रक्चर होता है। एक सेल के बाहर जो पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन है जिसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया था, जो उसका जो स्ट्रक्चर और कंपोजिशन है वही स्ट्रक्चर और कंपोजिशन सभी की सभी ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन का भी होता है, ठीक है। ये तो हो गई जी लिपिड बाइलेयर, सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन। उसी मेम्ब्रेन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है जी, प्रोटीन्स होती हैं जी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, जो कि क्या करेंगी, मटेरियल्स को इस ऑर्गेनेली के अंदर और ऑर्गेनेली के बाहर भेजेंगी, ठीक है। अगर हमने किसी एंजाइम को या किसी भी मटेरियल को साइटोप्लाज्म से इस ऑर्गेनेली के अंदर भेजना है तो इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू भेजेंगे, ठीक है, या अंदर से बाहर किसी मटेरियल को भेजना है तो इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के थ्रू बाहर भेजेंगे। और इसके अलावा ये जो आपको सर्कुलर फॉर्म में ये नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर्स, ये क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, इस ऑर्गेनेली के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स है। और जो सेंटर में आपको स्टूडेंट्स नजर आता है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन कोर। कोर बोलते हैं कि सेंटर वाली चीज, ठीक है, कोर बोलते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जो सेंटर के अंदर जो चीज पाई जाती है हम उसको कोर का नाम दे देते हैं। अब ये क्रिस्टलाइन इस वजह से इसको बोल रहे हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सॉलिड टाइप स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स होता क्या है, असल में इसके अंदर भी एंजाइम्स ही होते हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है, यहाँ पर इसमें भी एंजाइम्स ही है। तो आपने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व की है कि बाकी मेम्ब्रेन और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन तो एक जनरल चीज है, यानी मेम्ब्रेन जहां पर होगी वहां पर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कैरियर चैनल वो तुम होंगी ही होंगी। लेकिन जो खास चीज यहां पर आपको नजर आई पेरोक्सिसोम्स के अंदर वो ये है कि इसके अंदर एंजाइम्स ही एंजाइम्स है, जो मोस्टली इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, कंपोजिशन जो इसकी है वो क्या है, एंजाइम्स ही है, ठीक है, मतलब एंजाइम्स ही इसके अंदर ज्यादातर इसके स्ट्रक्चर को और इसकी कंपोजिशन को बना रहे होते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसकी जो है वो देख लेते हैं फंक्शंस कि पेरोक्सिसोम्स जो है वो हमारे सेल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। तो पहला फंक्शन है स्टूडेंट्स दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं एक चीज जो है वो आपको बताना चाहूंगा कि लेट्स सपोज दैट कि ये हमारा कोई सेल है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा होता है जी, ऐसे रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिससे कि सेल को एनर्जी मिले, ठीक है। तो उन रिएक्शंस के अंदर आपने एक चीज पढ़ी होगी, एक रिएक्शन जो है आपने पढ़ा होगा वो क्या है जी, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी है, और क्या पढ़ा है जी, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस। ये जो दो रिएक्शंस हैं ये क्या करते हैं, हम सेल के अंदर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी मुहैया करते हैं सेल के अंदर। सो ये दोनों जो रिएक्शंस हैं ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, खास तौर पर जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस की मैं बात करूंगा, ठीक है, क्रेब्स साइकिल नहीं, यहां पर ग्लाइकोलाइसिस की बात करूंगा। ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है जी, कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है, ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक टूटता है, C6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक टूटता है,
और टूट के क्या बनाता है जी, दो मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के बना देता है। ठीक है, पायरुवेट भी एक कार्बन कंटेनिंग ही कंपाउंड है। तो इस सिलसिले में क्या होता है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूटता है और दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनाता है, तो सेल को इस रिएक्शन से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इस रिएक्शन को हमने नाम दे दिया जी ग्लाइकोलाइसिस का। तो अब इस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो फ्यूल है, जो ईंधन है, ठीक है, एनर्जी लेने के लिए जो ईंधन है, ईंधन बोलते हैं कि स्टूडेंट्स जिसको हम जला के एनर्जी लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो ईंधन है, जो फ्यूल है सेल के लिए, वो ग्लूकोज है। ठीक है, तो ग्लूकोज स्टूडेंट्स क्या है, एक मोनोमर है। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट्स की हम अगर बात करें तो क्या है कि ये एक मोनोमर है। ठीक है, मोनोमर है, या हम इसको मोनोसेक्राइड का नाम देंगे। तो ग्लूकोज एक मोनोमर है। तो सेल लेवल पर आपने याद रखना है कि हमेशा मोनोमर ही एनर्जी के लिए इस्तेमाल होते हैं। कभी भी यहां पर डाइमर या पॉलीमर जो है एनर्जी लेने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि जो पॉलीमर्स है वो सेल की वॉल को क्रॉस ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपने याद एक चीज रखनी है कि जो एनर्जी लेने के लिए हम क्या होता है जी, मोनोमर्स जो है सेल के अंदर दाखिल होते हैं और उन मोनोमर्स को तोड़ा जाता है और एनर्जी हासिल की जाती है। ये तो थी स्टूडेंट्स स्टोरी उसकी कार्बोहाइड्रेट्स की। अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हो तो हम उससे एनर्जी कैसे लेते हैं। तो प्रोटीन्स के केस में क्या होगा कि जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो क्या होंगे, मोनोमर्स होंगे, वो दाखिल होंगे सेल के अंदर और उनको तोड़ा जाएगा और उनसे एनर्जी ली जाएगी। ठीक है, तो वो स्टोरी हो गई जी प्रोटीन्स की। अब अगर स्टूडेंट्स बात की जाए लिपिड्स की या फैट्स की, तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर सारे के सारे फैट्स या लिपिड्स डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि वो सेल की जो दीवार है, सेल की जो वॉल है, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी क्या करती है, उनको तोड़ती है और मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो जो लिपिड्स के जो मोनोमर हैं वो ज्यादातर जो है फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, जो ज्यादातर लिपिड्स हैं उनके मोनोमर्स फैटी एसिड्स होते हैं। तो फैटी एसिड्स क्या करते हैं, हमारे सेल के अंदर एंटर होते हैं। ठीक है, फैटी एसिड्स क्या करते हैं नहीं, हमारे सेल के अंदर एंटर होते हैं। तो सेल के अंदर जो है इनसे एनर्जी भी ली जाएगी और इनको इकट्ठा करके, ठीक है, इनको कंबाइन करके कोई ना कोई सेल का स्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा। दो चीजें हो सकती हैं। तो स्टूडेंट ज्यादातर सेल क्या करता है, जो मोस्ट कॉमन जो फ्यूल है हमारे सेल के लिए, जो सेल क्या करता है, ज्यादातर ग्लूकोज को इस्तेमाल करके एनर्जी लेता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें क्या होता है जी, अगर ग्लूकोज हमारे पास नहीं है, ठीक है, अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैट्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फैट्स का क्या होगा जी, फैटी एसिड्स इस्तेमाल होंगे। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमें फैटी एसिड्स को तोड़ के एनर्जी हम लेते हैं। ठीक है, तो ये जब हम फैटी एसिड्स की तोड़फोड़ करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, तो इस रिएक्शन को हम नाम दे देते हैं जी बीटा ऑक्सीडेशन का। तो सादा अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो बीटा ऑक्सीडेशन क्या है, फैटी एसिड्स को तोड़ के एनर्जी हासिल करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है जी बीटा ऑक्सीडेशन। सो स्टूडेंट्स बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो इस पेरोक्सिसोम्स की ही मदद से होती है। ठीक है, पेरोक्सिसोम्स की मदद से कैसे, कि पेरोक्सिसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनकी मदद से होती है। अब पेरोक्सिसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जी फैटी एसाइल, फैटी एसाइल को एक ऑक्सीडेज। ठीक है, ये एंजाइम क्या होता है, एक ऑक्सीडेटिव एंजाइम है और हमारे पेरोक्सिसोम्स ऑर्गेनेली के अंदर पाया जाता है। अब क्या होता है कि ये एंजाइम क्या करवाता है, फैटी एसिड्स की तोड़फोड़ करवाता है, उनकी ब्रेकडाउन करवाता है। ठीक है, जब फैटी एसिड्स टूटते हैं तो क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर एक बाई प्रोडक्ट भी बनती है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट स्टूडेंट्स हम उस चीज को कहते हैं जो कि मेन प्रोडक्ट ना हो, हम वो चीज बनाना नहीं चाह रहे लेकिन वो बन जाती है। ठीक है, ये कहलाती है जी बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट इस रिएक्शन के दौरान एक बनती है, उसको कहते हैं जी H2O2 या हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स ये जो H2O2 है ये क्या चीज है, ये क्या कर सकती है, ये सेल के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये हमारे सेल के अंदर मौजूद डीएनए को तबाह कर सकती है, डैमेज कर सकती है। हमारे सेल के अंदर मौजूद प्रोटीन्स को डैमेज कर सकती है, सेल के अंदर मौजूद लिपिड्स को। ठीक है, हमारा जो सेल है स्टूडेंट्स आप जानते ही हैं कि इन्हीं केमिकल से मिलकर बना है ना। ये जो केमिकल्स हैं
इनको हम बायोलॉजिकल केमिकल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स का नाम देते हैं। डीएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गई, लिपिड्स हो गया, इनको डैमेज कर सकता है ये H2O2, ठीक है। तो अब हमें इसको क्या करना है जी, जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना है या इसको रिमूव करना है, दो ही चीजें है ना। तो क्या होता है कि इसी H2O2 को क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है या तोड़ा जाता है, किसके थ्रू, कैटालेज के थ्रू, ठीक है। एंजाइम होता है जी कैटालेज, ये एंजाइम भी हमारे पेरोक्सिसोम्स ही रिलीज करते हैं, ठीक है। ये भी एक ऑक्सीडेटिव एंजाइम है और हमारे पेरोक्सिसोम इसको रिलीज करते हैं। कैटालेज क्या करवाता है, H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ता है, H2 और O2 के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर इनको तोड़ देता है। ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये नुकसानदेह नहीं है हमारे सेल के लिए और किसी ना किसी रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट्स दो चीजें हमने देखी कि एक यहां पर क्या हुआ जी, यहां पर हमने देखा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। क्या हुआ जी, फॉर्मेशन हुई। और दूसरे रिएक्शन के अंदर हमने देखा कि पेरोक्सिसोम्स क्या करवा रहे हैं, फॉर्मेशन भी करवा रहे हैं, दूसरे के अंदर क्या करवा रहे हैं जी, डीकंपोजिशन, तुड़वा रहे हैं, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स को की तोड़फोड़ करवा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन। तो स्टूडेंट्स इसी सिलसिले में हमारी बुक के अंदर एक लाइन लिखी गई है कि जो हाइड्रोजन जो पेरोक्सिसोम्स है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डीकंपोजिशन और फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व है। तो वो कैसे इन्वॉल्व है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फैटी एसिड्स की ब्रेकडाउन के दौरान यानी बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के दौरान जो है इनकी फॉर्मेशन होती है और फिर बाद में सेल क्या करता है जी, जो पेरोक्सिसोम्स है वही इसको उसकी डीकंपोजिशन भी करवा देते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द बीटा ऑक्सीडेशन, यानी जो हमारे पेरोक्सिसोम्स है उसी के एंजाइम्स जो है बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। अब जो दूसरा फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये जो पेरोक्सिसोम्स हमारे सेल के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है स्टूडेंट्स, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। स्टूडेंट्स डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं किसी टॉक्सिक सब्सटेंस का की जो टॉक्सिसिटी है उसको कम करना। टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होता है, जहरीला मादा, ठीक है। किसी भी जहरीले मादे की जो असरात हैं, ठीक है, उनको कम करना या उसको खत्म करना, ये कहलाता है जो डिटॉक्सिफिकेशन। या हम इसको लिख सकते हैं कि डिग्रेड करना टॉक्सिक सब्सटेंस को। ऐसी चीज जो हमारे सेल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है उसको हम बोलते हैं जी टॉक्सिक, और उसकी टॉक्सिसिटी को कम करना या खत्म करना ये कहलाता है जी डिटॉक्सिफिकेशन। अब इसकी एग्जांपल जो है वो यहीं पर हमें मिल जाती है स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर बताई आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है स्टूडेंट्स, ये जो है यहाँ पर सेल क्या करता है, इस्तेमाल करता है इसको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। कैसे करता है जी, मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बताई कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या कर सकता है, ये डीएनए, प्रोटीन्स, लिपिड्स इनको डैमेज कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है, अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर हो गया है हमारे सेल के अंदर, ठीक है, कोई जहरीला मादा जो है पॉइजन वगैरह, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड वगैरह या कोई और चीज हमारे सेल के अंदर दाखिल हो गया है, वो क्या होगा जी कि जो पेरोक्सिसोम्स है वो ये वाला रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। सो उनका जो इनकी जो बाई प्रोडक्ट है वो उसको क्या करेगा जी, साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज कर देगा। बाई प्रोडक्ट क्या थी स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाती है तो साइटोप्लाज्म के अंदर आने के बाद वो क्या करेगी, उस टॉक्सिक सब्सटेंस की डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देगी, उसको तोड़ फोड़ उसकी स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो जो जहरीला मादा है, वो हमारे सेल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस तरह से क्या होगा कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है, असल में ये बना किस कैसे है, ये पेरोक्सिसोम्स ही बना रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, हमारे जो जहरीला मादा है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करवा देता है। सो अब इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि जब इसका लेवल ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जब सेल को पता चलना स्टार्ट हो जाए कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस खत्म हो गया है और ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये अपने ही सेल के ही डीएनए, प्रोटीन और लिपिड्स को डैमेज करना शुरू कर दे, ठीक है, मतलब अभी उसका काम ये टॉक्सिफिकेशन का, डिटॉक्सिफिकेशन का खत्म ही हो, तो क्या करवाता है सेल, सेल मतलब पेरोक्सिसोम्स की क्या करवाती है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को खुद से ही उसकी डीकंपोजिशन करवा देती है, ठीक है, मतलब उनसे ही काम लिया फिर उसको ही डिकम्पोज करवा दिया, उसको ही तोड़ दिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस। तो हमने जो मेन दो फंक्शन स्टूडेंट्स हमने पढ़े, एक तो इसका काम है जी बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर, ठीक है,
और दूसरा इसका काम है जी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के अंदर पेरोक्सीसोम्स का काम है। तो आज के लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने जो है क्या चीज पढ़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टूडेंट्स पेरोक्सीसोम्स की डिस्कवरी देखी, उसके बाद हमने उसकी कंपोजिशन देखी कि इनके अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स को। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स हमने स्ट्रक्चर को देखा, ठीक है, हमने 2D स्ट्रक्चर भी देखा उसका, और हमने बाद में उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी आपको दिखाया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने फंक्शंस देखे पेरोक्सीसोम्स के सेल के अंदर, वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया है ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है। जो असल में स्ट्रक्चर जो हमारे सेल्स के अंदर पाया जाता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपको साइड इमेजेस में नजर आ रहा है। तो उसको हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि जो सबसे बाहर वाली जो आपको मेम्ब्रेन येलो कलर से नजर आ रही है ना, ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको समझने के लिए ना स्टूडेंट्स आप एक बलून को कंसीडर करें, एक गुब्बारे को अपने जहन में लाएं, ठीक है। तो जो हम फुला लेते हैं, ठीक है, जो फूला हुआ गुब्बारा है उसको आप एक मिनट के लिए अपने जहन में लाएं, तो क्या होगा कि जो सबसे बाहर वाली आपको जो गुब्बारे की जो लेयर नजर आती है, जो मेम्ब्रेन है, जो लेयर नजर आती है, उसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दे सकते हैं। और उस मेम्ब्रेन के अंदर जो हमें स्पेस नजर आती है, ठीक है, अगर हम उसके अंदर कोई मटेरियल भर लें तो वो मटेरियल क्या होगा जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये जो अंदर येलो कलर से आपको नजर आ रहे हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, जो लाइट येलो है, इस कलर से जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये एंजाइम्स है, ठीक है। और वो एंजाइम जो है असल में धंसे हुए हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, और वो मैट्रिक्स जो है वो असल में प्रोटीन्स ही होती है, ठीक है। मैट्रिक्स जो है आपको ये जो रेड कलर से चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है, रेड कलर से जो आपको स्पेस नजर आती है जो येलो स्ट्रक्चर के दरमियान, ये है जी मैट्रिक्स असल में स्टूडेंट्स। और मैट्रिक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन्स ही होती हैं, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो आपको मेम्ब्रेन के साथ ये जो ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ना, ये होते हैं जी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो प्रोटीन्स पाई जाती है उसको हम ट्रांसपोर्ट, इसमें चैनल भी आ जाती हैं और दूसरी कैरियर प्रोटीन्स भी आ जाती हैं। वही जो बेसिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वही इस पेरोक्सीसोम का स्ट्रक्चर भी होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स आपको साइड इमेज में नजर आया है ये एक्चुअली में क्या है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो कि असल में पाया जाता है पेरोक्सीसोम का सेल के अंदर।